हेलो दोस्तों, मैं मनीष आप लोग का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विथ मनीष के में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, ये जो आपका जियोग्राफी का लास्ट जो टॉप 100 क्वेश्चन जो बचा हुआ था हमारा, वो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और यहाँ पे आपका टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा आज इस वीडियो में। जो पूरा का पूरा हमारा 400 जो क्वेश्चन होने वाला था, वो आज पूरा हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो इसका जो आपका टॉपिक बचा हुआ मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो आज हम इस वीडियो में कर लेंगे। उसके बाद से आपका नेक्स्ट जो हमारा स्टार्ट होगा, वो हम हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो आपने अभी तक जो वीडियो देखा है 300 क्वेश्चन तक, अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके आप वो सारे वीडियो जो 3 आपका वीडियो अपलोड किया गया है आपको वो देख लीजिए एक बार। उसके बाद से आपका यहाँ ये आपका चौथा वीडियो रहेगा, जिसमें आपका पूरा का पूरा हम जियोग्राफी टोटल वन शॉट आपका हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज आपका जो ये वीडियो रहेगा ये लास्ट रहेगा। 400 क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो देखते हैं हमारा इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसमें हमारा पहला जो टॉपिक आपका रहेगा वो आपका रहेगा तटीय क्षेत्र और द्वीप। ठीक है, इससे रिलेटेड आज क्वेश्चन करने वाले हैं हम। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं आपका यहाँ पे 301 नंबर क्वेश्चन है, भारत की कुल तट रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? तो ये हमारा हो जाएगा लगभग 7516 यानी 7516 किलोमीटर जो है तटीय तट रेखा की जो लंबाई है। जो आप जानते हैं कि जो आपका यहाँ पे भारत का जो नक्शा होता है, जो आपका एक तटीय रेखा की जो ये लंबाई है, ये आपका यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा कितना है 7516 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे भारत का पश्चिमी तट किन दो भागों में विभाजित है? तो भारत का जो पश्चिमी तट है वो किन दो भागों में विभाजित है? कोकण और मालाबार तट में। ठीक है, भारत का पूर्वी तट किस नाम से जाना जाता है? तो जो भारत का पूर्वी तट आप लोग जानते हैं कोरोमंडल, यानी ये जो पूर्वी तट हो गया और आपका ये पश्चिमी तट हो गया। ठीक है, तो पूर्वी तट जो माना जाता है वो किस नाम से माना जाता है? तो कोरोमंडल तट से माना जाता है। ठीक है, तो इसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कोंकण तट भारत के किन राज्यों में फैला हुआ है? तो कोंकण जो तट है वो भारत के किन राज्यों में फैला हुआ है? तो महाराष्ट्र और गोवा में फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारा है 305 नंबर क्वेश्चन, मालाबार तट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। कहाँ पे केरल स्थित है? तो केरल में स्थित है। कोरोमंडल तट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। पश्चिमी तट संकीर्ण क्यों है? तो जो पश्चिमी तट आप जानते हैं संकीर्ण क्यों है? क्योंकि पश्चिमी घाट पास होने के कारण ये संकीर्ण है। ठीक है, क्योंकि जो ये आपका यहाँ पूर्वी भाग है और ये पश्चिमी है, तो यहाँ पे जो है ये बहुत पतला है। ठीक है, इसलिए ये पास में है समुद्र के, इसलिए ये आपका संकीर्ण है। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पे पूर्वी तट चौड़ा क्यों है? तो 308 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि पूर्वी तट चौड़ा क्यों है? तो नदियों के डेल्टा बनाने के कारण ये चौड़ा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, आगे हमारा लक्षद्वीप समूह किस सागर में स्थित है? तो लक्षद्वीप जो समूह है वो अरब सागर में स्थित है। और आप लोग जानते हैं कि जो ये हमारा तट है, इधर हमारा अरब सागर पड़ता है और इधर हमारा बंगाल की खाड़ी पड़ता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, जो अरब सागर में हो लक्षद्वीप है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे हमारा है लक्षद्वीप किससे बना हुआ है? तो लक्षद्वीप जो बना हुआ है वो प्रवाल से बना हुआ है। ओके, अंडमान द्वीप समूह किससे बना है? तो अंडमान जो द्वीप समूह बना है वो ज्वालामुखी से बना हुआ है। ये आप क्वेश्चन आपका एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है कि कौन सा द्वीप जो है जो प्रवाल से मिलकर बना हुआ है, तो ये आप बता देंगे लक्षद्वीप है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपका यहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो जो भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है वो बैरन द्वीप में स्थित है। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। यानी जो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु होता है, आप जानते हैं जो दक्षिणतम बिंदु है वो आपका इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा होता है आपका यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा किस नदी द्वारा बनाया जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। और भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन है। चिल्का झील किस तट पर स्थित है? तो पूर्वी तट पर स्थित है। ओके, नेक्स्ट हमारा है 319 नंबर क्वेश्चन है, वेम्बनाड झील किस तट पर स्थित है? तो पश्चिमी तट पे है। और चिल्का झील किस पे है? तो पूर्वी तट पे है। ये आप याद रखेंगे। पूर्वी तट पर डेल्टा अधिक क्यों बनते हैं? क्योंकि नदियों की धीमी गति के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो हो गया ये आपका कंप्लीट होता है टॉपिक। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हमारा 17 नंबर जो टॉपिक है वो आपका है सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है।
ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। ये हमारा जो चैनल का नाम है स्टडी विद मनीष के है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक न करना ना भूलें। ठीक है, एक बार आप वीडियो को लाइक भी कर लें, और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आपका ये जो हमारा टॉपिक है सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो 321 नंबर जो क्वेश्चन है आपका है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ स्थित है? तो मानसरोवर से होता है। सिंधु नदी की जो उद्गम होती है तिब्बत में। सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, सिंधु नदी कहाँ पे गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है, जो आप जानते हैं जो ये आपका भारत है। ठीक है, ये आपका जो भारत है आपका यहाँ पे, तो अरब जो यहाँ से आपका भारत जो होता है, जो सिंधु नदी जाती है वो अरब सागर में गिरती है यहाँ पे जाके, और ब्रह्मपुत्र जो जाती है वो आपका यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो आपके यहाँ पे हो गया, सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, और आपका यहाँ पे सतलुज है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे, झेलम नदी का उद्गम कहाँ कहाँ पे होता है? तो झेलम नदी का उद्गम जो है कश्मीर में होता है। चिनाब नदी किन दो नदियों से मिलकर बनी है? तो चिनाब नदी चंद्र और भागा नदियों से मिलकर बनी है। ठीक है, आगे हमारा देखते हैं टॉपिक के नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी का उद्गम कहाँ पे है? तो मानसरोवर में है। ब्यास नदी किस नदी में मिलती है? तो सतलुज में मिलती है। या मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखेंगे, पूछ लेता है कौन सी नदी किस नदी में जाके मिलती है और कहाँ पे मिलती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है? तो तिब्बत में है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बती नाम क्या है? तो यानी तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। आपका एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आपको हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। ब्रह्मपुत्र नदी किस सागर में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? तो दिबांग और लोहित है। ये अक्सर पूछ लेता है कि कौन सी नदी आपकी सहायक नदी है, तो ये आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्य विशेषता क्या है? तो चौड़ी धारा है। सिंधु जल संधि कब हुई थी? तो जो सिंधु जल संधि समझौता हुआ था वो 1960 में हुआ था। ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ था, यूपीएसआई के एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, और हर एक एग्जाम में आपका पूछता है, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे, सिंधु जल संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। ठीक है, सिंधु नदी प्रणाली भारत में किस भाग में स्थित है? तो जो सिंधु नदी प्रणाली है उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। ठीक है, उसके बाद आता है भारत ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली भारत के किस भाग में स्थित है? तो उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो है आपका, आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र जो आपका इधर से आपका बंगाल की खाड़ी में गिरता है, और सिंधु नदी जो आती है वो आपका इधर आके अरब सागर में गिरती है। तो ये आपका उत्तर पश्चिम में हो जाएगा, और ये आपका उत्तर पूर्व में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो इसमें आपका है, ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है हिमालयी नदी है। सिंधु नदी किस प्रकार की नदी है? तो ये भी हिमालयी नदी है, क्योंकि सभी नदियां हिमालय से निकलती हैं। हिमालयी नदियों की मुख्य विशेषता क्या है? तो 12मासी, यानी हमेशा इसमें पानी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे 18 जो टॉपिक है हमारा, 18 नंबर का टॉपिक है वो हमारा है गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र से हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट देखते हैं आपका यहाँ पे, गंगा नदी का उद्गम कहाँ स्थित है? तो यानी गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? तो ये हमारा हो जाता है गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, गंगा नदी का प्रारंभिक नाम क्या है? तो जो गंगा नदी का जो प्रारंभिक नाम है वो भागीरथी था। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है अलकनंदा और भागीरथी जो है, अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ है? तो देवप्रयाग में। अक्सर पूछ लेता है कि कौन सी नदी, अगर देवप्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो अलकनंदा और भागीरथी है। गंगा नदी किस सागर में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यानी गंगा नदी की जो सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में बार बार पूछता है, आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 346 नंबर क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यमुनोत्री से होता है। गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो घाघरा है, गंडक है, कोसी है। ये आपका गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं।
ठीक है। कोसी नदी किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग जानते हैं कि बिहार में जो सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है कोसी नदी के लिए ही, कोसी नदी से ही आता है, इसलिए ये आपका प्रसिद्ध है बाढ़ के लिए। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे आपका कोसी नदी को क्या कहा जाता है? तो ये आपका कोसी नदी को जो कहा जाता है बिहार का सुख कहा जाता है। ये बार बार एग्जाम में आपको पूछता है। हुगली नदी क्या है? तो हुगली नदी जो है गंगा की शाखा है। फरक्का बैराज किस नदी पर स्थित है? तो गंगा गंगा पे स्थित है। ठीक है, फरक्का बैराज। नेक्स्ट हमारा है 352 नंबर, गंगा नदी का मैदान किस लिए प्रसिद्ध है? तो गंगा नदी का जो मैदान है ये आपका कृषि के लिए प्रसिद्ध है। गंगा नदी किस प्रकार की नदी है? तो बारहमासी है। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से गुजरती है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है गंगा नदी का डेल्टा कहाँ बनता है? तो ये सुंदरवन डेल्टा बनाती है। उसके बाद आता है हमारा गंगा नदी का जल किस लिए उपयोगी होता है? तो ये सिंचाई के लिए उपयोगी होता है, आप लोग जानते हैं। ओके। नेक्स्ट हमारा है गंगा नदी का धार्मिक महत्व क्या है? तो ये पवित्र नदी के नाम से भी जानी जाती है। सबसे पवित्र नदी गंगा नदी है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है, आप लोग जानते हैं। ठीक है। हमने जो ये आपको शॉर्ट में आप देखे होंगे कि आपका शॉर्ट में इस चैनल पे मैंने वीडियो भी डाला हुआ है जिसमें आपका जितने भी भारत के जितने भी 10 जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं, ठीक है, वो आपका शॉर्ट में डाला हुआ। आप एक बार वहाँ से देख लेंगे, सारी नदियों के बारे में आपको मालूम चलेगा किसकी लंबाई कितनी है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये हिमनद से है। गंगा नदी भारत की किस दिशा में बहती है? तो ये पश्चिम से पूरब बहती है गंगा नदी। ठीक है, यानी जो पश्चिम से आपका यहाँ से पूरब होते हुए ये बहती है गंगा नदी। ये आपका हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो कंप्लीट होता है 18 नंबर टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब हमारा आता है यहाँ पे प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय नदियाँ देख लेते हैं हम एक बार। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को देखा है और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। तो प्रायद्वीपीय नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम आपका यहाँ से क्या बनता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे होता है प्रायद्वीपीय नदियों का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये वर्षा से होती हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ किस प्रकार की होती हैं? तो मौसमी होती हैं, यानी मौसम में अगर बारिश होगा तो प्रायद्वीपीय नदियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, यानी बहना, उसमें पानी हो जाता है, नहीं तो वो सूख जाती हैं। नेक्स्ट हमारा है नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो ये अरब सागर में गिरती है। ठीक है। ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? तो ये अरब सागर में गिरती है। तो आपको यहाँ पे आपको ये भी जानते हैं कि जो ताप्ती और नर्मदा नदी हैं ये आपका पूरब से पश्चिम की ओर जाती हैं। ठीक है। तो ये आपका पूछ लेता है कौन सी ऐसी नदियाँ हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, या कौन सी ऐसी नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, जो अरब सागर में गिरती हैं तो ये आप याद रखेंगे नर्मदा और ताप्ती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है गोदावरी नदी किस सागर में गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। कृष्णा नदी किस सागर में गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी किस सागर में गिरती है? ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी आप लोग जानते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी है वो हमारा इस साइड में, यानी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये तीनों आपकी पूरब दिशा में गिरती हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। और आपका जो नर्मदा और ताप्ती हैं ये आपका पश्चिम में गिरती हैं, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे जो कावेरी नदी किस सागर में? तो बंगाल की खाड़ी में हो गया। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा कहा जाता है। दक्षिण की जो गंगा कहा जाता है उसे गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो पश्चिम में बहती है, जो अभी मैंने बताया आपको। ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? तो पश्चिम में बहती है। तो ये आपका यहाँ पे नदियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। अब हमारा जो है फाइनल जो आपका है यहाँ पे रिवीजन हमारा है, यहाँ पे फाइनल रिवीजन देख लेते हैं जिसमें हमारा जो 400 तक क्वेश्चन रहेंगे वो क्या क्या आपका रिवीजन है। यहाँ से एक बार हम शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं जितना हमने पढ़ा है। तो आइए देखते हैं स्टार्टिंग से। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार का मरुस्थल है। थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। ठीक है। लू किस प्रकार की हवा होती है? तो गर्म और शुष्क होती है। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो मानसूनी है। ठीक है, जो भारत की जलवायु होती है वो कैसी है? तो मानसूनी है। नेक्स्ट हमारा भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसीराम में होती है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो जैसलमेर में होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है, आप जानते हैं 2525 किलोमीटर जो इसकी लंबाई है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो सबसे बड़ा पठार जो है दक्कन का पठार है। ठीक है। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो अरावली पर्वत है। भारत का सबसे युवा पर्वत कौन सा है? तो हिमालय है। आप ये याद रखेंगे, जो भारत का सबसे युवा पर्वत है हिमालय है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो ये जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है।
नेक्स्ट हमारा है काली मिट्टी किस लिए प्रसिद्ध है। तो काली मिट्टी जो फसल के लिए प्रसिद्ध होती है, कपास के लिए प्रसिद्ध होती है। भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है। तो धान है। हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है। तो गेहूं से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है आपका क्वेश्चन है, यहाँ से रिपीटेड आपका होने का 100% चांसेस है। तो आप इसको बार बार देखें। ठीक है, आप जितना ज़्यादा इसको रिवीजन करेंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा ये आपका यूजफुल होने वाला है। तो भारत का सबसे जो बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो सुंदरवन डेल्टा है। और हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है। तो गेहूं से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो चिल्का झील है, ये आप जानते हैं। ठीक है, भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है। तो वूलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो मुंबई है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो द्वीप जो है अभी हमने देखा अंडमान निकोबार है। भारत में वन आवरण लगभग कितना है। तो आपने देखा 24% है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो मध्य प्रदेश में है। भारत की कृषि मुख्यतः किस पर निर्भर होती है। तो मानसून पे निर्भर होती है। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। तो प्रमुख आधार है। तो आपने जो आपकी इससे पहले जो आपको 3 वीडियो मैंने कराया हुआ है, अगर आपने उसको किया हुआ है अच्छे से, तो आपका ये जो रिवीजन है आपका इसमें से पूरा का पूरा 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखते हैं भारत की कृषि मुख्यतः किस पर निर्भर है। तो मानसून पे निर्भर होती है। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। तो प्रमुख आधार जो है कृषि ही है अर्थव्यवस्था का। ठीक है, भारत की नदियाँ मुख्यतः किस दिशा में बहती हैं। तो भारत की जो नदियाँ मुख्यतः बहती हैं वो हमारी बहती हैं पूरब दिशा में। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं। तो नर्मदा और ताप्ती हैं। भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है। तो आपका 82.82 डिग्री ईस्ट यानी पूर्वी से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे भारत का मानक समय हो गया। भारत की भौगोलिक स्थिति किस महाद्वीप से में है। तो एशिया महाद्वीप में है भारत का भौगोलिक स्थिति। भारत की प्राकृतिक विविधता का कारण क्या है। तो भौगोलिक विविधता है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है। तो मानसून है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट टॉपिक आज का जो है लास्ट क्वेश्चन, भारतीय भूगोल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है। तो ये विविधता है। ठीक है, विविधता है जो भारत का प्रमुख विशेषता है, जो विविधता है। ठीक है, तो आपने जो देखा आपने यहाँ तक 400 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। ठीक है, इस वीडियो में। ओके, तो आज हमारा जो टॉप 100 जो टॉप हमने 400 क्वेश्चन जो हमने बोला था वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज हमारा ये चौथा वीडियो था इस टॉपिक का। ठीक है, जियोग्राफी से रिलेटेड। आगे आपका अगर रहेगा तो हम एक और वीडियो ला सकते हैं जो बाढ़ से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, उसके बाद से हम आगे इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे जियोग्राफी। उसके बाद हम हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं या पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसा आपका कमेंट रहेगा कि आप लोग आप इस वीडियो में कमेंट में भी बताएंगे कि अगला टॉपिक आपका किस वीडियो पे चाहिए, मतलब कौन से वीडियो जो रहेगा वो अगले किस टॉपिक से चाहिए आपका। तो आप एक बार हमको कमेंट में भी बताएंगे। ठीक है, उसके हिसाब से या तो अगर आपको पॉलिटी चाहिए तो हम पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे। अदरवाइज अगर आपको हिस्ट्री चाहिए तो आपका हिस्ट्री आपका स्टार्ट कर देंगे सेम इसी फॉर्मेट में। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी एक बार आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप हमें बताएं। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो हमारा स्टडी विथ मनीष के आपका हमारा यहाँ पे चैनल है। ठीक है, ये आप इसको आपका सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपका जो भी वीडियो इंपॉर्टेंट आने वाला है आपका एग्ज़ाम से पहले आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है, जहाँ से आपको एग्ज़ाम में 100% वीडियो में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।